आज हमारे साथ मौजूद है चंदन कुमार जी, और जो कि अपनी एक बेहतरीन जर्नी शेयर करने वाले हैं कैंसर से लड़ने की। और हाल ही में उनका ट्रीटमेंट खत्म हुआ है कैंसर का, और उन्हें फाइनली जो है एक हरी झंडी मिली है डॉक्टर्स की तरफ से, और उन्हें पता चला है कि अब वो कैंसर फ्री हो चुके हैं। ऐसे में उनके चेहरे की मुस्कुराहट जो कि आपको देखने को मिल रही है, और साथ ही वो कैसे लड़े इस कैंसर की जर्नी से, इसके बारे में वो खुद ही हमें बताएंगे। नमस्कार चंदन जी, वेलकम टू आर zenonco.io। तो आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसे आपको कब पता लगा पहली बार कि आपको कैंसर था, और कैसे फिर आपका फर्स्ट रिएक्शन शुरू हुआ इस कैंसर को लेकर के। प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, तो मुझे जो ये डिजीज डिटेक्ट हुआ था, ये 2013 में हुआ था। जून के महीने में, जब मैं जस्ट पास आउट हुआ था, मतलब ग्रेजुएट बीटेक कंप्लीट करके। मैं मैं गया था एक छोटे से जॉब के लिए, और वहाँ पे 15 दिन के अंदर ही मुझे ये डिटेक्ट हुआ था। उससे पहले क्या हुआ था कि मुझे वीकनेस रहता था, तो लोग कहते थे कि अच्छे से खाना पीना नहीं खाता है, मतलब थोड़ा प्रोटीन लो, हॉर्लिक्स पियो, छेना खाओ, मिठाई खाओ, अच्छा रहेगा, केयर नहीं करता है। और कोई सिम्टम नहीं था। तो मुझे जो बीमारी डिटेक्ट हुई थी वो CML है, क्रोनिक मेलाजेनियस ल्यूकोमिया। तो इसका गुड पॉइंट भी है, बैड पॉइंट भी है। तो गुड पॉइंट क्या है कि इससे आप रिकवर कर सकते हैं, और ये आपको कोई ऐसा पेन नहीं देता है, उसका कुछ सिम्टम नहीं रहता है कि ये डिजीज से ग्रस्त कोई व्यक्ति है तो वो इस तरह का पेन उसको डेली होगा या उस तरह की कुछ परेशानी होगी, कुछ नहीं होता है, कह सकते हैं। लेकिन ये स्लो किलिंग है। और दूसरा इसका डिमेरिट क्या है कि इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं। मतलब डिजीज कुछ हुआ है तो हमें होता है ना, फीवर हो तो शरीर गर्म हो गया। हर डिजीज का अपना एक सिम्टम होता है जो आपको फील हो जाता है, बट इसका कोई सिम्टम नहीं है। और ये कहिए कि सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट है इसमें। इसलिए बहुत सारे लोग इस डिजीज में को रखते हुए भी उनको पता नहीं रहता है, और वो फेज जो है वो एक से आगे बढ़ते चला जाता है। 3 फेज तो का आपका है ये कहने का क्रोनिक। मतलब है कि वो लोग इसको देख ऐसी, क्योंकि इसके सिम्टम्स इस तरीके से हैं कि पता नहीं लगता, तो लोग इसको लाइटली ले लेते हैं। हाँ, पता ही नहीं होता उनको कि ये डिजीज, जैसे मुझे अगर बताएं आपको कि मुझे कॉलेज में ही था ये डिजीज, लेकिन मुझे पता नहीं था, कुछ नहीं होता था। अब वीकनेस के लिए थोड़े ना आप कैंसर का जांच करवाने जाएंगे कहीं पे। ये था डेंजर। और 4th ईयर में था मैं, उस समय मेरे पास फिजिकल एक्टिविटी कुछ था नहीं, जॉब लग चुका था, तो हम कॉलेज भी कम ही जाते थे, तो मतलब रेस्ट लेके मैनेज हो रहा था। तो जब मैं जॉब ज्वाइन किया था, कुछ फिजिकल एक्टिविटी मेरी हुई थोड़ी शुरुआत में, और उससे मेरा बॉडी जो है वो कोलैप्स कर गया। तब सिम्टम्स आए। क्या सिम्टम्स आए? तो वो एक स्प्लीन ऑर्गन होता है लेफ्ट साइड में, वो बढ़ गया था, और नाइट स्वेटिंग होती थी, फीवर आता था, और लूज मोशन, बाकी सब चीजें आने लगी। मतलब अब ये आपका इम्यून सिस्टम पूरा ब्रेक हो चुका था। तो अब ये सभी छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब लूज मोशन, फीवर। तो डॉक्टर्स ने अलग अलग मेडिसिन दिया। सोचा कि मलेरिया होगा, काला ज्वर होगा, सब ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ। तो मैं BHU में जब गया, वहां पे जाके डॉक्टर्स ने डिटेक्ट कर लिया कि ये CML, कुछ खास टेस्ट करके। तो सिम्टम आना मेरे लिए कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छी बात थी, भगवान का कृपा था कि सिम्टम्स मुझे मिल गया, नहीं तो मैं ऐसे ही स्टेज जो है वो क्रॉस होते चला जाता। तो इस मेरा डिजीज में। तो हाँ। आपको मैं माफी चाहूंगा, आपसे एक प्रश्न आ रहा है पूछने के लिए, जो कि आपकी जो जर्नी है वो काफी हिम्मत वाली भी लग रही है, क्योंकि जैसे एक ऐसी चीज को डिटेक्ट करना जिसके सिम्टम्स ढंग से लोगों को पता नहीं लग पाते। नो डाउट, जैसे आपने बोला कि ये कैंसर उतना हानिकारक तरीके से नहीं इफेक्ट करता, पेन नहीं देता, बट ऐसे में एक प्रश्न बनता है। तो जैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, आपको पता चला, और ऑब्वियसली तो इसमें आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था फर्स्ट स्टेज पे, क्योंकि उन्होंने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, और आप इस चीज को एक खतरनाक वे में नहीं ले गए। जैसे लोग डर जाते हैं, जब हम देखते हैं तो लोग जनरली डर जाते हैं कैंसर का नाम सुन के। हाँ, तो ये जैसे हमें पता चला था बनारस में, उस समय मेरा भाई मेरे साथ था ट्रीटमेंट कराने के दौरान। तो
अब हम जनरली क्या होता है, डॉक्टर्स बताते नहीं है पेशेंट को, बाकी उनके जो रिलेटिव होते हैं उनको बताते हैं। बट वो डॉक्टर मेरे को बोला कि तुमको भी जानना ज़रूरी है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम जाके नेट पे पढ़ भी सकते हो सीएमएल के बारे में। तो उन्होंने बताया, फिर पिताजी जो है बार-बार कॉल कर रहे थे घर से, क्या हुआ, क्या हुआ? तो उनको भाई को अल्टीमेटली बताना पड़ा था, क्योंकि आपको पता है अपने गाँव में नाम ही काफ़ी है ना, नाम सुन के लोग डर जाते हैं। तो हमें ऐसा कुछ इसलिए नहीं हुआ बिकॉज़ आपको पता है कि वो कुछ पेन नहीं देता है, वो सिम्पटम्स आए थे 1 सप्ताह में, फिर मैं नॉर्मल भी हो गया था और डॉक्टर बोला कि आप जो जॉब करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक टैबलेट डेली आपको खाना पड़ेगा, इमेटिनिव है, ऑल ओवर इंडिया में सेम टैबलेट चलती है, ग्लीवेल है। तो हम लोग इसलिए आश्वस्त है कि चलो आगे ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं भर्ती होना है या कुछ ना लंबा ये में जाना है, बस एक नॉर्मल ज़िंदगी आप एक टैबलेट के साथ जी सकते हैं। तो मुझे थोड़ा पहली बार सुन के लगा कि मतलब अभी जस्ट आप ग्रेजुएट हुए हो, अभी आपको विप्रो में जॉब लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर कंपनी, लोग कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा और अचानक से पता चलता है कि आपके पास ये डिजीज़ है और लाइफ टर्न ले रही है। तो थोड़ा मोरल डाउन हुआ था, लेकिन फिर जब उन्होंने बोला कि आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं टैबलेट के साथ, तो फिर थोड़ा आगे बढ़े। बाकी लोगों को हमने नहीं बताया, मतलब जैसे मम्मी और बाकी लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं है था। उनको बताया गया कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम था, अभी ठीक हो गया। तो जैसे आपने जस्ट बोला बाकी लोगों को नहीं बताया गया, तो ऐसे में ये कब तक आपने छुपाया या अब जब आप ठीक हो गए हैं तो आपने तब बयाँ किया उनको? हाँ, अभी अभी जब हम यहाँ पे आए, मतलब अ, वेल्लोर में जब ट्रीटमेंट के लिए आए, तो वहाँ पे सबको बताना पड़ा। मम्मी को भी पता चल गई, बाकी लोगों को भी पता चल गई, क्या था एक्चुअली। तो तो मैं अभी लोग एक्सेप्ट किए कि चलो मतलब इसका फाइनल इलाज है। सबको साथ में ये भी बताना पड़ा कि ये डिजीज़ था, दवाई के साथ अभी दवाई काम करना बंद कर दी है, तो इसीलिए ये ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है और इससे पूरा ठीक हो जाएगा। तो आप जब प्रॉब्लम बताते हो और एक ऐसा सॉल्यूशन बताते हो जो उनको सूदिंग लगे कि अच्छा पूरा ठीक हो जाएगा, देन दे एक्सेप्ट इट लाइक दैट। अभी जैसे मेरे को एक आपकी बहुत ही एक अच्छी जो चीज़ जो ऑब्वियसली कोई जो भी इसको देखेंगे हमारे माध्यम से, उन लोगों के लिए भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा। ग्रेजुएशन से जस्ट पास हुए, उसके बाद जो है सपने जो है आपके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के, विप्रो के साथ काम कर रहे थे, उसके बीच में ऐसी समस्या आना, तो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एक फाइटर की भावना दे रही है आपके अंदर, जो बहुत एक तरीके से लीनिएंटली और सॉफ्टली आपने इसको लिया, घर में भी नहीं बताया। तो ये आपने क्षमता कैसे अपने अंदर जागृत की या आप पहले से इसके इस स्वभाव के थे? क्योंकि आप इसके बारे में बताएँगे तो औरों को भी एक तरीके से एक ऐसी सद्भावना की बात आएगी उनके बीच में भी जो लोग घबरा जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा फाइटर था, और जैसा आपने बताया विप्रो का जॉब मेरा जस्ट जॉइन नहीं किया था, मैंने जॉइनिंग नवंबर में आने वाली थी। अच्छा। तो ये जून की घटना है, मतलब कि जब पता चला था, तो पूरा-पूरा मतलब आपका लाइन ही चेंज होता है, आपको पता ही नहीं कि अब अभी क्या करना है। बिकॉज़ क्या होता है, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में शुरू के 3-4 महीने बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उस समय ज़्यादा काम करना पड़ता है। और मेरा स्थिति था शरीर का बहुत वीक, तो मैं तो एनी हाउ जॉइन नहीं करने वाला था, तो वो जॉब हाथ से जा रहा था। और बाकी कुछ था नहीं, नया भी कुछ सोचना है जॉब के लिए भी और साथ में ये चीज़ है। और मैं सबसे बड़ा लड़का था घर का, तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था कि अगर मैं ही बैठ गया तो फिर बाकी लोग कैसे नीचे से उठ के जो आ रहे हैं भाई-बहन। तो इस तरह की बातें भी चल रही थी दिमाग में। लेकिन ये होता है ना कि इस सब स्थितियों में ही आपको पता चलता है कि आपके पास लोग ही कितने हैं जो आपके साथ हैं, मतलब दोस्त, वेल विशर्स। तो इसमें मैं ये एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल है बट एक्चुअली यूनिवर्सल है कि कुछ हायर पावर का हेल्प लेना ज़रूरी होता है। जैसे मैं कॉलेज में जब था तो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था, जो मेडिटेशन कराते हैं और बाकी जो स्क्रिप्चर फिलॉसफी है वो पढ़ता था। तो उससे भी कुछ पॉजिटिविटी था कि अल्टीमेटली ही विल टेक केयर, लाइक ही हैज़ गिवन, ही इज़ देयर, सो यू जस्ट हैव टू फाइट एंड देन हेल्प विल कम। एंड लाइक दैट उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है, मतलब कोलकाता में जो मेरे डिवोटी फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया और उन्होंने मुझे एक ऑफिस जॉब अरेंज करके दिया, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे मुझे ऑफिस जॉब करना था। तो लाइक दैट मच आई कैन हैंडल।
ना शुरुआती में। तो ये मैं कहेगा कि ऑब्वियसली अकेले आप नहीं लड़ सकते, थोड़ा सपोर्ट तो चाहिए होता है, लेकिन खुद की भी पॉजिटिविटी बना के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है शुरू से। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बोली, और ये एक तरीके से निजी जिंदगी में भी, आम जिंदगी में भी, हम डिजीज से सफर कर रहे हो या ना कर रहे हो, पॉजिटिविटी जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपको एक दिशा देती है। और ये पॉजिटिविटी आपके अगर आपकी बात करें तो ये पॉजिटिविटी ने आपको एक जिंदगी दी है, दोबारा से जिंदगी दी है। तो ऐसे में जो मुस्कुराहट है चेहरे पे भी, जो हमें बीच बीच में आप दिखाते रहते हैं, वो भी अच्छा लगता है देख करके। तो मेरा अगला सवाल आपसे जाता है कि जब हम क्योंकि ये जर्नी सवालों की नहीं है, सवाल सिर्फ एक नाम दिया गया है, वो भी मैं आपको बोलूं, ये तो ये जर्नी एक आपकी है, जो आपने इस आपके माध्यम से और लोग भी इसको जानेंगे कि कैंसर डर नहीं है, कैंसर नाम है लड़ने का और जिंदगी को फिर से जीने का। तो ये हमारा मानना है। अब मेरे को लगता है कि आप इससे सहमत होंगे। तो मैं आपसे इसको जोड़ते हुए एक और चीज पूछना चाहूंगा कि जब आपने जैसे सहयोगियों का बताया, सब चीज का बताया, अभी आप हीलिंग की बात कर रहे थे, मेडिटेशन की बात कर रहे थे, तो क्या मेडिटेशन भी साथ साथ या कोई हीलिंग प्रोसेस भी कैंसर की थेरेपी में डायग्नोसिस के बाद जरूरी है? उस साइंस की जो भी साइंस की हमारी टेक्नोलॉजी है, कीमोथेरेपी कह लीजिए, मेडिसिन कह लीजिए, उसके अलावा क्या ये मेडिकेशंस भी जरूरी हैं एक कैंसर को हीलिंग में, या खाली जो साइंस ने हमें दिया है उसके बेसिस पर ही कैंसर हील होता है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कहूँगा कि दोनों ज़रूरत है एक्चुअली। हम ये नहीं कह सकते कि मेडिसिन छोड़ दीजिए। जिसमें यहाँ पे मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि बहुत लोग गलती कर लेते हैं, तो मैंने कर लिया है तो मैं बाकी को बताऊँगा कि ना करें। जैसे मैंने सीएमएल का स्टोरी चालू किया, तो थोड़ा भावनात्मक ये तरफ से मैं देखा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं ना, मतलब एक एक कैंसर के लिए एक फेमस बाबा हैं उस तरफ ना, दिल्ली तरफ। तो लोग हमको बोले, हम भी वहाँ पे गए और हमने भी 9 डेढ़ साल तक वो ट्रीटमेंट लिया। तो उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया था कि यू कंटिन्यू एलोपैथिक जो मेडिसिन ले रहे हो, वो लेते रहो, साथ में ये लो। बट मेरी गलती क्या थी कि मैंने एलोपैथी छोड़ दिया, मतलब जिसको अंधविश्वास कह सकते हैं कि ना, ये भी तो ठीक कर ही देंगे तो इनसे ही करा लेते हैं ना, उन दोनों को क्यों कंटिन्यू करें। वो बहुत बड़ा कहिए कि मिस्टेक था मेरे लाइफ का, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक था। तो मैं उनका ट्रीटमेंट लिया, उनके ट्रीटमेंट बहुत अलग-अलग कैंसर में काम किए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो पूरा फ्लॉप है, बट मेरा जो पार्टिकुलर है, अगर जो ऐसे लोग सुनेंगे जिनको सीएमएल से रिलेटेड होगा तो रिलेट कर पाएँगे कि मेरा जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल का प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि हमारे क्रोमोसोम जो 22 है, उसमें 22 नंबर क्रोमोसोम और 9 नंबर क्रोमोसोम ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं। मतलब आधा-आधा टूट के एक नया क्रोमोसोम बन जाता है, जो कि आधा ऊपर का 22 नंबर है, नीचे का 9 नंबर है। तो वो एक नॉर्मैलिटी है और वो नहीं ठीक हुआ, मतलब कि मेजर जो था। तो मैंने जैसे आपको बताया कि लाइफ नॉर्मल रहता है, तो मैं कुछ दिन एलोपैथी खाया था, उसके बाद आयुर्वेदिक चला गया। और फिर जब आयुर्वेदिक ने बोल दिया कि तुम ठीक हो गए, फिर मैं एलोपैथी जब टेस्ट करवाया, टेस्ट में वो डिजीज़ एज़ इट इज़ पाया गया। तब मुझे धक्का लगा, फिर एलोपैथी डॉक्टर की डाँट सुननी पड़ी। उसके बाद मैं फिर से एलोपैथी रिज़्यूम किया और उसमें डॉक्टर बीच-बीच में क्या होता था कि क्योंकि कुछ नहीं होता है ना, तब आप कभी चीपली लेने लगते हैं कि अरे हाँ, फाइन ना, नथिंग हैपेंस। 1-2 दिन दवाई छोड़ दिया, 1 सप्ताह दवाई छोड़ भी दिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वैसा करता था, तो डॉक्टर को जब फ्लक्चुएशन दिखा मेरे ब्लड रिपोर्ट में, तो उन्होंने बड़े से एक बोल्ड लेटर में लिखा था, नेवर स्किप मेडिकेशन। तो ये बताऊँगा कि इस तरह की गलती कम से कम ना करनी चाहिए, है कि नहीं? इसलिए जो आपने पूछा कि ये जो साइंस ने दिया है वो कितना कारगर है, वो कारगर है और उसको लेना चाहिए। साथ में ये चीज़ें जो साइकोलॉजिकल होती है, फ्रेंड्स का होना, वेल विशर का होना, लोग आपके साथ खड़े होना, आपका खुद का पॉजिटिविटी, फेथ ऑन द ऑलमाइटी, ये सारी चीज़ें जो है वो उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देते हैं ताकि हीलिंग अच्छी हो। जैसे मैं अभी अभी बता दूँ आगे का, जो ये ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ यहाँ पे जब मैं ट्रांसप्लांट कराने आया था सीएमसी वेल्लोर। तो ये भी मिशनरी लोग का हॉस्पिटल है। हर चीज़ से पहले वो प्रे करते थे। मतलब जब मेरा ट्रांसप्लांट जिस समय होना था, वो जो स्टेम सेल हमारे शरीर में डाल रहे हैं, उस समय भी और ऑल द नर्सेज इवन डॉक्टर्स टोल्ड दैट
See, we are just instruments. We are doing our part, our best, but ultimately how fast the healing will be there, healing will be there, but how fast it will be there, and all those problems, implication, complications should not come. So these things are there in God's control. Everyone's situation is different. तो यहाँ पे ये फैक्टर काम करता है। तो आप भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब इम्प्लीकेशन और कॉम्प्लिकेशंस की बात हो रही है, इम्प्लीकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आपको इस दौरान आए या नहीं आए, या जो है आप उनमें से निकले जो कि एक रियल फाइटर बने और उन्होंने किसी चीज को आने नहीं दिया, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, तो स्टार्टिंग जर्नी वो मैंने बता दिया आपको, उसके बाद से मैंने गलती भी बता दी कि मैंने क्या गलती की, फिर मैं एलोपैथी में कंटिन्यू किया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। जनरली क्या होता है 3 से 4 साल में आपका डिजीज़ वो 0% हो जाएगा, मतलब फ्यूजन जो क्रोमोसोम्स का है वो नलिफाई हो जाएगा और फिर आप एक टैबलेट के साथ जी सकते हैं। मेरे केस में वो लंबा हो रहा था, तो मुझे हायर ड्रग पे जाना पड़ा था, जो कॉस्टली था और वो भी अंत में काम करना बंद कर दिया। एक रेयर टाइप का म्यूटेशन मिला मुझे, जो कि डॉक्टर ने बताया भी कि यार इस सबको मैंने इस हायर ड्रग से ठीक कर दिया यार, तुमको नहीं कर पा रहे, मतलब तुम्हारे केस में ये म्यूटेशन डेवलप हो गया, अभी कोई दवाई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा बॉडी। तो मैं बताया कि वो मेजर गलती थी, उसके कारण से मुझे करना पड़ा। फिर उन्होंने बोला कि एनी हाउ दवा से हम ज्यादा दिन तक नहीं सीख सकते हैं, तो तुम अभी यंग हो, अभी अनमैरिड हो, तो बेटर है कि ट्रांसप्लांट चले जाइए। ट्रांसप्लांट का प्रोज एंड कॉन्स भी है ना, कि बेनिफिट क्या है कि आप फाइनल क्योर मिल जाएगा आपको, और थोड़ा यह है कि ट्रीटमेंट के दौरान थोड़ा रिस्क भी रहता है और कॉम्प्लिकेशंस आने के चांस रहते हैं, तो वो आपको झेलना पड़ेगा। तो वो दोनों बातें थी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेडिसिन मेरे लिए काम करेगा ही नहीं, तो फिर मुझे तो इसी पे जाना था। एक मेडिसिन जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो काम कर रही, बट उसका कॉस्ट 1 लाख रुपए पर महीने आ रहा था, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, और वो कितने दिन तक खाते रहेगा, फिर अगर वो काम करना बंद कर दिया तो फिर आपको यहीं आना है। तो अच्छे डॉक्टर से अच्छे गाइडेंस मिलते हैं, तो फिर हमको एक अच्छी जगह का पता मिला, फिर मैं यहाँ पे आ गया। तो कॉम्प्लिकेशन की जो बात हुई, हाँ, जी जी, बोलिए बोलिए बता बोलिए, आप बोलिए बोलिए प्लीज। कॉम्प्लिकेशन में बस ये था कि लीवर इन्फेक्शन हो सकता था, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता था, लंग इन्फेक्शन हो सकता था। इस तरह की समस्याएं थी, जो कहीं अगर प्लेटलेट क्योंकि पूरा घट जाता है, केमोथेरेपी होती है पहले, तो पूरा सेल काउंट बहुत नीचे चला जाता है, प्लेटलेट नहीं होने के कारण अगर हल्का सा कट पट या इधर उधर, तो वो ठीक नहीं होता। इस तरह की समस्याएं आती है। तो मेरे केस में था कि प्रेयर्स थे बहुत सारे लोगों के, पहला। दूसरा था कि खुद का था कि जो होगा मतलब झेलना है, बट पॉजिटिविटी था कि अ, बहुत सारा चीज प्रॉब्लम कहीं नहीं आया। अब नहीं आया के कारण मैं नहीं बता सकते आई एम द रीजन, आई एम ग्रेट, बट अल्टीमेटली आवर ओन पॉजिटिविटी वर्क्स, ये तो मैंने देखा है। मैं आपको बताऊं कि जब आपको प्रॉब्लम हो, जब आप अपने घर पे होते हैं, आज समाज में होते हैं और केवल आप प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, तो आपको लगता है कि योर misery is the greatest misery, like you are only suffering and everybody is happy। but जब आप ऐसे सिचुएशन में आते हैं, जैसे यहाँ पे मैं देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो मतलब जस्ट 3-4 साल के हैं। एक 9th क्लास का लड़का था जिससे मैंने इंस्पिरेशन लेके उससे बहुत कुछ पूछा था जाने से पहले, तो उनको देख के इंस्पिरेशन आता है कि यार मेरे से ज्यादा तो ये सफर कर रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब ठीक से खा पी भी नहीं सकते, और वो अगर वो कर पा रहे हैं, मतलब वो झेल के फिर सक्सेसफुली बाहर आ रहे हैं, तो देन आई कैन आल्सो डू इट। तो तो ये मेरे को तो ये एक बहुत आपने एक अच्छी बात बोली कि जब हम समझते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम ही दुनिया में सबसे ज्यादा मिजरेबल कंडीशन में हैं, जबकि हाँ, दुनिया में देखो तो हमसे भी यस, ज्यादा लोग तड़प रहे हैं, तो उन्हें देख करके एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो कि आपने जिनसे एक मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक हिम्मत हासिल की, जैसे वो 9th क्लास के बच्चे की आप बात बता रहे हैं। तो अब मैं अगले अपने प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि प्रश्न नहीं कहूंगा, प्रश्न मुझे बोलना पड़ता है, पर आप समझे ये आपकी जर्नी का है, जो कि एक तरीके से आपकी स्माइल की बात है। तो वो मैं इसलिए आपको भी उस चीज से, आपकी हिम्मत की दाद देते हुए उस चीज से उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे में अब जब ये फाइटर हो गए, आपकी जर्नी हो गई, अब आप हरी झंडी जो है आपको मिली गई है डॉक्टर से, तो
मैं आपको जानना चाहूंगा कि वो थोड़ा-सा अपने हॉस्पिटल का कहाँ पे इलाज हुआ, मिशनरी जो हॉस्पिटल का ज़िक्र किया, और क्या आपके ट्रीटमेंट का कोई स्पेसिफिक नाम था जिसे आपने लिया? जिसके दौरान आपने इस दौरान के लिया, उसका स्पेसिफिक कोई नाम था? तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। ये जो हॉस्पिटल है सीएमसी वेलोर बोलते हैं शॉर्ट में, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ये नाम है। और 100 साल से ज़्यादा हो गए, 1900 ईस्वी में ये खुला था। यहाँ पे ये चेन्नई से 130 किलोमीटर दूर है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। मेरा जो ट्रीटमेंट कराया वो है बीएमटी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो नाम से लगता है कि बोन मैरो मतलब डोनर का लेके और पेशेंट को देंगे, बट ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि जो डोनर है आपके वो भाई बहन हो सकते हैं। अगर अच्छा मैच नहीं मिलता तो फॉरेन से भी कभी कभी स्टेम सेल लाते हैं, तो उनके ब्लड से स्टेम सेल निकाल के आप में डाल देते हैं। कहने को सिंपल है, बट वही कॉम्प्लिकेशन के कारण से थोड़ा ये टफ हो जाता है। इसमें तो मैं आपकी हिम्मत की तो दाद दूंगा कि कहने को सिंपल वर्ड्स हैं, बट जब इंसान गुजरता है तो उसकी जर्नी आती है। तो यही आपकी स्माइल भी हमें दिख रही है, और हम आपको इसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और आप एक वाकई में एक हीरो हैं, जिसे एक हीरो की दर्जा दिया जा सकता है। तो ऐसे और भी लोग हैं नो डाउट, पर आप भी उनमें से एक हैं। अब जो है आखिर में जो है मेरा आपसे एक सवाल की जो zenonco.io ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके माध्यम से हम आपको जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कैसे पता लगा, और क्या आपकी राय है उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के? प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे पता मतलब मैसेज आया था कि मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था अपने बारे में, तो फिर मैसेज आया और उसके बाद मैं साइट सर्च किया तो देखा कि बेसिकली कि ये लोगों के स्टोरीज जो सक्सेसफुल लोग हैं जो कि दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं उनको शेयर करते हैं, ये भी एक्चुअली बहुत जरूरी है। जैसे मैं बताया कि मेरा पूरा ट्रीटमेंट का 50-60% इसी बात पे डिपेंड था कि जो लोग भी इससे गुजरे थे मैं उनसे बात किया, मैं उनको ढूंढा। तो फेसबुक पे ढूंढा और उसके उनके थ्रू 2-3 कॉन्टेक्ट में यहाँ पे आए तो कुछ लोग मिले। तो कहिए कि उस पार्टिकुलर इंसिडेंट ने उतना पॉजिटिविटी दिया मेरे को कि मैं शुरू में जाके पूछता था और क्या होता है बताओ, उस दिन क्या होता है, फिर आगे क्या होता है, फिर से पूछा। तो ये जो पॉजिटिविटी दूसरे लोग देते हैं, बताते हैं, वो हौसला देते हैं, वो एक्चुअली बहुत कारगर होता है। जैसे एक पेशेंट ने मुझे बताया कि आप ना फ्यूचर का प्लान करके रखो कि इसके बाद क्या करना है, वो आपको मोटिवेशन देगा इससे निकलने का। मतलब अगर सब छोड़ दोगे पहले ही कि अब जो होगा देखा जाएगा, तो आप डल हो जाओगे। अगर आपके पास बड़े-बड़े प्लान्स है तो उसको मिलेगा कि नहीं, नहीं मुझे इसको झेल के निकलना है बिकॉज़ आई हैव टू डू दिस, 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 दिस। तो ये एक-एक जो पॉइंट मिल जाते हैं ना लोगों से, वो बहुत कारगर होता है और मुझे लगता है कि जो zenonco.io। जेन ऑनको है, वो इस काम में मतलब लोगों को मदद कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे आप पॉजिटिविटी एक जगह पे बहुत सोर्स सोर्स की तरह है जहाँ पे जाके आप पॉजिटिविटी वहां से ले सकते हैं एंड देन यू कैन हेल्प योरसेल्फ। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसे जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की, मुझे पहले पता होता तो और ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ मैं जा सकता था। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे चंदन कुमार जी, जो कि एक्चुअली में हेल करते हैं बिहार से, और इस टाइम पे ये है वेल्लोर में, जहां इनका फाइनली इलाज हो गया है कैंसर से और इन्होंने निजात पा ली है। और जैसे कि आप इस चेहरे पे देख सकते हैं, आप भरपूर स्माइल है, जो कि एक यंग डायनामिक आगे जाकर के एक बेहतर, और जो ये सॉफ्टवेयर के प्लान्स हैं जो इनके इंजीनियर बनने के, वो अब दूर नहीं है, जो कि हम भी उम्मीद करते हैं आगे भी इनसे इंटरेक्शन में जब मिलेगा तो ये अपनी जर्नी को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे हमसे शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपनी जो जर्नी है शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच चंदन जी।